यही दोस्तों, इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं, 5 नहीं, 10 सेविंग बैंक अकाउंट है। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, पेमेंट्स बैंक में, पोस्ट ऑफिस में। इसके साथ में ही काफी सारे लोग दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर या बैंक के अंदर एफडी भी करवाते हैं और आरडी भी करवाते हैं। क्या आपको पता है इनकी इनकम जो होती है वो इंटरेस्ट की होती है। सेविंग बैंक अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है, एफडी में भी और आरडी के अंदर भी। आज हम बात करेंगे, आपको दोस्तों अगर रूल का पता नहीं है तो इस सेविंग और एफडी की ब्याज की इनकम के ऊपर भी आपको 30% का टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि ये डिपेंड करेगा कि आपकी टोटल इनकम कितनी है और आप कौन सी टैक्स रेजिम में जाने वाले हैं। इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि दोस्तों टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और इनकम टैक्स, ये दोनों कब कब कौन सी इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर लगते हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कब आपका टीडीएस कटता है, टीडीएस कट गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों सेविंग बैंक अकाउंट, एफडी और इंटरेस्ट है, आरडी का इंटरेस्ट है, इनके ऊपर कब एक व्यक्ति को 30% का टैक्स देना पड़ सकता है, जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है। आपको भी देना पड़ सकता है 30% टैक्स, क्योंकि इंडिया में हर एक व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है और बहुत तरह के लोग दोस्तों एफडी, आरडी इस तरह की इन्वेस्टमेंट करके कुछ ब्याज प्राप्त करते हैं। तो आपको इन टैक्स के रूल के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात करें सेविंग बैंक अकाउंट की, इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट है और बहुत सारे लोग तो मल्टीपल बैंक अकाउंट रखते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, पेमेंट बैंक्स के अंदर, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, मतलब जहां उनको लगता है कि यहां पे हमें खुलाना चाहिए। तो आजकल तो एक क्लिक के ऊपर, एक ओटीपी के ऊपर ही आपका सेविंग बैंक अकाउंट खुल जाता है। लेकिन इस चीज को आपको नहीं भूलना है, हर एक अकाउंट के अंदर आपको अपना पैन नंबर देना पड़ता है और पैन नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। और दोस्तों चाहे आपके एक बैंक अकाउंट हो या 10 बैंक अकाउंट हो, सभी के अंदर पैन कार्ड लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आपका ये सारा का सारा एक ही अकाउंट काउंट होने वाला है। अब सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर दोस्तों इंटरेस्ट की बात करें, बहुत तरह के जो आपके बैंक हैं मंथली पे आउट देते हैं, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली देते हैं। 2-2.5% से लेकर के दोस्तों 4, 5, 6, कई बैंक वाले 6-7% तक का भी प्राइवेट बैंक वाले ब्याज देते हैं। अगर आप उनका प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, इस तरह से मेंटेन करते हैं, तो सेविंग बैंक अकाउंट पर भी आपको अच्छा और हैंडसम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। अब डिपॉजिट की बात करें दोस्तों, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो पैसा पड़ा है कहीं ना कहीं मुझे कमाई करके दे। फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी होती है, रिकरिंग डिपॉजिट हर महीने की किस्त अगर आप जमा कराते हैं, आरडी होती है। यहां पर भी दोस्तों आपको पता होगा एफडी जो होती है 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की आप करा सकते हैं और आपको टेन्योर के हिसाब से ब्याज मिलता है। यूजुअली 3-4% से लेके 7 से 8%, आजकल तो 9%, तो ऐसा कोई बैंक मैंने देखा नहीं है क्योंकि ये ब्याज घटाते जा रहे हैं। कई बार ऑटो स्वीप या फ्लैक्सी अकाउंट होता है कि अपने आप एफडी बन गई और अपने आप सेविंग में आ गया, फिर एफडी बन गई। तो इस तरह की भी कोई अगर आपकी कमाई हुई है वो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के अंदर काउंट होती है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया जहां पर भी आप अपना पैन कार्ड दे देते हैं, इसका ये मतलब है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना चले जाने वाली है। तो कौन सी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस होती है, और इनकम टैक्स का पोर्टल दोस्तों AIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, TIS टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और फॉर्म 26AS, इनको आपको अपने ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर कैसे चेक करना है, इस पे हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। सारा का सारा सालाना ब्याज जो भी बैंक्स आपको देगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा। दोस्तों एक व्यक्ति था, उसके 15 बैंक के अंदर अकाउंट थे, उन सभी के अंदर जो उसने इंटरेस्ट कमाया वो सब इनकम टैक्स को सूचना चली गई। अगर इंटरेस्ट की सूचना अगर वो ले सकते हैं तो आपके ट्रांजेक्शन्स की सूचना भी वो ले सकते हैं। इसके बाद में आपको टैक्स के रूल भी जान लेने जरूरी है। टीडीएस दोस्तों टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक अलग चीज होती है और टैक्स जो होता है वो आपको खुद से चल करके भरना होता है। इनके बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप ब्याज की इनकम कमा रहे हैं पूरे साल के जो भी कमाई, तो कब टीडीएस लगेगा, कब आपको टैक्स खुद से भरना होता है। दोस्तों जो भी आपका टैक्स होगा, टीडीएस होगी, आईटीआर होगी, ये ईयर वाइज चलता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/26 फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इसका असेसमेंट ईयर 26-27 हो जाने वाला है। एक व्यक्ति सिर्फ 5 तरह की ही इनकम कमा सकता है दोस्तों इनकम टैक्स की डेफिनेशन में। सैलरी या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, मकान या दुकान से किराया आता है, कैपिटल गेन शेयर के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या प्रॉपर्टी के अंदर,
अंदर पीजीबीपी अगर आपने कोई सेल या सर्विस की, बिजनेस किया, और दोस्तों इन जो चारों में नहीं आया वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, ये सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाती है। अब दोस्तों क्या क्या पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट पर कब और कितना टैक्स आपको देना है। टीडीएस, इंटरेस्ट के ऊपर कब और कितना आपका टीडीएस काट दिया जाएगा। आईटीआर भरनी कब आपको जरूरी है। क्या टीडीएस और टैक्स दोनों सेम चीजें हैं, टीडीएस कटने से क्या हम बच सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप इनकम टैक्स नोटिस के आने से भी बच सकते हैं। एक लिमिट आपको बताएंगे, उससे अगर आप कम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस भी आपको इन फ्यूचर में नहीं आने वाला है। अब दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना होगा, इस बजट में भी बहुत इस बार ये ट्रेंडिंग टॉपिक चला था, 12 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री हो चुकी है, लेकिन आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा चली जाती है। और ये भी आपको डिपेंड करेगा दोस्तों, अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं या न्यू रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं और आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है 60 साल से कम वालों के लिए। 60 से 80 साल वालों के लिए 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। और 80 साल से ज्यादा वालों के लिए अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा चली जाती है किसी भी तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशन से पहले, तो आपको आईटीआर भरनी जरूरी है। 12 लाख रुपए का कंसेप्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं है। और वहीं पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं, आपकी कोई भी एज है 60 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, और आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा आ जाती है। दोस्तों 5 तरह की इनकम मैंने बताई, सबको मिलाकर के ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। हालांकि टैक्स तो आपको 12 लाख रुपए तक नहीं देना होता है, लेकिन 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाएगी। 2 तरह की टैक्स रिजीम है दोस्तों, अभी हमने बताया। न्यू टैक्स रिजीम है जिसके अंदर की आपके टैक्स रेट काफी कम है लेकिन डिडक्शंस एग्जम्पशंस नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम है जहां पे काफी तरह के डिडक्शंस एग्जम्पशंस हैं लेकिन टैक्स रेट हाई है। यहाँ पे डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद 5 लाख रुपए ही टैक्स फ्री होगा ओल्ड में, और यहाँ पे बिना किसी डिडक्शन के 12 लाख रुपए माफ है। तो दोस्तों इस बार 80 से 90 क्या 99% लोग न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही जाने वाले हैं। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस बार अपनी आईटीआर जो भरेंगे ओल्ड में भरेंगे या न्यू में भरेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेविंग इंटरेस्ट की। मैंने आपको बताया, एक अकाउंट हो, 2 हो, 5 हो या 10 हो, जितनी भी कमाई करेंगे उसकी इंटरेस्ट की इनकम आपके ऑनलाइन शो हो जाएगी। और आप अगर 60 साल से कम के व्यक्ति हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट हैं उनमें जो ब्याज आएगा वो सेक्शन 80TTA के अंदर 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भर पाते हो, ड्यू डेट जो भी होती है, उसके बाद में आपको न्यू रिजीम में जाना पड़ेगा और वहां पे आपको ये 10,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपका 12 लाख रुपए वैसे ही माफ है बिना किसी छूट के, और ओल्ड के अंदर आप ये 10,000 की छूट ले लेंगे तो भी 5,10,000 ही माफ हो जाएगा। तो आप 12 लाख वाली में जाएंगे या 5,10,000 रुपए वाली में जाएंगे। तो इस तरह से इनकम टैक्स का सेक्शन 80TTA ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको 10,000 की छूट देता है। 80TTA का बड़ा भाई 80TTB ये 60 साल से ज्यादा वालों के लिए है। 80TTA के अंदर तो सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट था, यहाँ पे एफडी, आरडी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कोई भी ब्याज आता है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाते हो 50,000 रुपए तक की इनकम माफ है। तो फिर मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों, 5 लाख इनकम वैसे माफ है, 50,000 ये माफ है। 5,50,000 बढ़िया है या 12 लाख बढ़िया है? तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको छूट तो नहीं मिलेगी लेकिन इनकम आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पे माफ हो जाने वाली है। सेविंग का इंटरेस्ट दोस्तों, मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हैं सेविंग बैंक अकाउंट में और 4% का ब्याज आपको अगर उन्होंने डिसाइड किया है, 5 लाख का 4% दोस्तों 20,000 रुपए होता है, वो आपको आपकी इनकम में दिखा दिया जाएगा, ऑनलाइन दिखा दिया जाएगा। फिर आपको अपनी इनकम में पहले तो जोड़ना पड़ेगा, फिर आपको आपकी आईटीआर भरनी या नहीं भरनी है डिसाइड करना है, और बाकी इनकम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, सेविंग इंटरेस्ट जितना भी आप कमाएंगे आपको अपनी इनकम में उसको जोड़ देना है। और टैक्स कैसे लगेगा दोस्तों? इंटरेस्ट है, चाहे सेविंग का हो, चाहे एफडी का हो, चाहे आरडी का हो, ये टैक्सेबल होता है। मतलब इस पे टैक्स ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स 10% देना है या इतना देना है, ये आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और बाकी इनकम को जोड़ लेगा। टैक्सेबल कहां होगा? मैंने आपको 5 हेड बताए थे, ये लास्ट वाली में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से। आप ओल्ड में जा रहे हो या न्यू में जा रहे हो, अगर आप न्यू में जा रहे हो तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 24 लाख से भी ज्यादा चली गई है दोस्तों, तो आपको 30% का भी टैक्स देना पड़ सकता है। ये देखिए 4 लाख रुपए तक टैक्स माफ है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। 4 लाख से 8 लाख पर 5% है,
8 से 12 पर 10 है। नहीं सर, 12 लाख तक तो टैक्स में से ही माफ है। 4 लाख से 8 लाख का टैक्स बनेगा 20,000 रुपए और 8 लाख से 12 लाख पर बनेगा 40,000 रुपए। तो जिस व्यक्ति का इनकम 12 लाख रुपए तक है उसका टैक्स 60,000 बनता है। इससे ज्यादा इनकम होने पर 12 लाख से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% का टैक्स तो देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख रुपए तक है, मैंने अभी आपको बताया, उसको 60,000 रुपए की छूट मिल जाती है, तो वहां पे कोई भी टैक्स उसको नहीं देना है। अगर 12 लाख से ज्यादा इनकम चली जाती है तो दोस्तों उस व्यक्ति को 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाएगी। मतलब आपकी सैलरी की इनकम, ब्याज वगैरह की इनकम 12,75,000 तक आती है, एक भी रुपए टैक्स आपको नहीं देना है। और 12 लाख मान लीजिए आपकी दोस्तों 76,000 रुपए सैलरी की इनकम या ब्याज की इनकम आती है, 75,000 की तो छूट मिल गई, अब 12 लाख 1,000 रह गया, तो क्या अब हमें 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, अभी भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी, 87A की छूट। 12 लाख से जितनी ऊपर इनकम गई उतना ही टैक्स देना है। 12 लाख 1,000 गई तो 1,000 टैक्स देना है, 59,000 की रिबेट अभी भी मिल जाएगी। मान लीजिए दोस्तों 12 लाख 10,000 रुपए आपकी इनकम आ गई तो 10,000 रुपए टैक्स दे दो और बाकी का 50,000 रुपए अभी भी आप रिबेट ले सकते हो। ये रिबेट तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपका ये टैक्स और रिबेट बराबर ना आ जाए। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 1 से 2% लोग ही इस बार जाने वाले हैं। 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, 2.5 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20, 10 लाख से ऊपर 30% है। दोस्तों यहाँ 10 लाख से है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो 24 लाख से ऊपर 30% है। तो कितना ड्रास्टिकली चेंज आ गया। 87A यहाँ पर भी है, जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है और सैलरी या पेंशन वालों को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन और मिल जाएगी। तो 5,50,000 रुपए प्लस में ये 10,000 का सेविंग का ब्याज 5,60,000 रुपए दोस्तों आपको माफ होगा अगर आप जाते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। और न्यू टैक्स रिजीम में 12,75,000 रुपए आपका माफ है। डिसाइड आपको ही करना है। हमारी वीडियो का मेन मुद्दा दोस्तों इंटरेस्ट पर टैक्स। दोस्तों आपको इंटरेस्ट पर टैक्स 0 भी देना पड़ सकता है, 30% भी टैक्स देना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया ये आपके स्लैब, आपकी बाकी इनकम कितनी है। अगर आपकी कोई और इनकम ही नहीं है तो आप चाहे 12 लाख रुपए तक का ब्याज कमा लो, कोई टैक्स नहीं देना है। कौन से टैक्स रिजीम में आप जाते हो। अब दोस्तों टैक्स और टीडीएस दोनों अलग अलग चीजें हैं। टैक्स का हमने डिस्कस कर लिया, आपको इनकम में जोड़ देना है। आपको अगर टैक्स बनता है तो आपको भरना है। अगर आपकी इनकम क्रॉस कर जाती है 12 लाख रुपए तक कुछ नहीं है और न्यू में, और 5 लाख रुपए तक कुछ नहीं है ओल्ड में। लेकिन दोस्तों टीडीएस जो होता है ये टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ये बैंक की जिम्मेदारी लगा दी है। किसी भी व्यक्ति को आप ब्याज दोगे तो आप हमें बताओगे, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है दोस्तों कि आप जितनी भी कमाई करेंगे सरकार को बताएंगे, नहीं बताएंगे तो टीडीएस काट लिया जाएगा आप लोगों को ब्याज देने से पहले या किसी भी तरह की कोई इनकम देने से पहले। तो टीडीएस एक एडवांस टैक्स की तरह होता है, बट सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कोई टीडीएस का कंसेप्ट नहीं है। चाहे आपका 10,000 रुपए हो, 1 लाख रुपए हो, दोस्तों 20-20 लाख रुपए का सेविंग का ब्याज हमने देखा हुआ है, लोगों की स्टेटमेंट में आता है। तो सेविंग बैंक अकाउंट में टीडीएस नहीं कटेगा, एफडी के ब्याज पर कटेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और 50,000 से ज्यादा का ब्याज प्राप्त करते हैं, 60 साल से ज्यादा वाले 1 लाख का ज्यादा ब्याज प्राप्त करते हैं। अब ये टीडीएस क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आपकी 10 लाख रुपए की एफडी थी और उसके ऊपर 90,000 रुपए का आपको ब्याज मिला, तो सरकार कहती है इसका 10% पहले से ही टैक्स काट लो, इसको तो 81,000 रुपए ही दो। ये जो 9,000 रुपए आपने काटा है ये हमें जमा करा दो, इस व्यक्ति के पैन कार्ड में ही जमा करा दो, ताकि इसी के ऑनलाइन कल को ये शो हो जाए और इसको 90,000 रुपए का ब्याज आईटीआर में दिखाना पड़े। दोस्तों जो टीडीएस काटा है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑनलाइन आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे। मैंने आपको बताया AIS, TIS और 26S में। सो टैक्स जो भरना है या नहीं भरना ये आपकी जिम्मेदारी है, और टीडीएस काटना या नहीं काटना ये बैंक की जिम्मेदारी है, और आपको टीडीएस काटकर ही पैसा दिया जाएगा। दोस्तों टीडीएस 10% काटा जाता है एफडी के ब्याज पर, आरडी के ब्याज पर, लेकिन आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो 20% कटेगा और वो रिफंड भी नहीं आएगा। तो हमेशा आप ध्यान दें, जब भी आप एफडी करवाएं बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर, अपना पैन कार्ड देना सुनिश्चित करें। दोस्तों 10 लाख रुपए की एफडी थी, 8% का ब्याज था, 80,000 रुपए का ब्याज आया और 80,000 का 10% यानी कि 8,000 कट गया। अब उसको 72,000 रुपए ही मिलेगा, और जो अगला इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, वैसे तो 10 लाख और 80,000 रुपए का ब्याज आ गया, उस पर मिलना चाहिए, लेकिन टीडीएस तो कट ही गया, तो 10,72,000 पर अगला ब्याज मिलेगा। तो कंपाउंडिंग का भी यहाँ पे थोड़ा नुकसान है। लेकिन दोस्तों आप न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी नहीं है तो आईटीआर भरें और इस कटे हुए टीडीएस का क्लेम ले सकते हैं। और आप 10 लाख रुपए की दोस्तों जो भी आपका टीडीएस बनता था वो ऑलरेडी आपने कट गया है। मान लीजिए आपका 10 लाख के टीडीएस पर आपका 8,000 रुपए कटा और आपको 42,000 रुपए का टैक्स और देना है, तो 8,000 रुपए आप उसको यूज कर लीजिए, बाकी का बचा हुआ दे दीजिए। तो कहने का मतलब जो भी आपका टीडीएस कटेगा, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बनता है, तो
तो आप उसको यूज कर लें, ज्यादा कट गया तो उसको रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों टीडीएस ITR भरने के बाद ही रिफंड आएगा, वैसे नहीं आएगा। जो बैंक अकाउंट आप देंगे उसी के अंदर ही आपका रिफंड आ जाने वाला है। अगर आपका कोई भी टैक्स पेबल नहीं बनता है तो टैक्स सिर्फ इंटरेस्ट पर लगेगा, टैक्स सिर्फ इंटरेस्ट पर लगेगा दोस्तों, प्रिंसिपल नहीं लगेगा। 10 लाख की FD कराई, 1 लाख का ब्याज आया और साल होने के खत्म होने के बाद मान लीजिए आपको 11 लाख रुपए मिला तो 11 पर टैक्स थोड़ी देना है। 10 लाख तो आपको खुद का पैसा वापस मिला है या कोई भी फंड्स आपके अंदर पड़े हैं दोस्तों, तो उनके ऊपर तो ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS भी ना काटा जाए और आपका ब्याज 50,000 से ज्यादा है तो फॉर्म 15G दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा का मेरा ब्याज है फिर भी TDS ना काटा जाए, फॉर्म 15H आप बैंक को दे सकते हैं। जब भी आप FD कराएंगे, 1 साल से ज्यादा की FD है तो हर साल आपको ये FD का फॉर्म देना है दोस्तों। फॉर्म 15G 60 साल से कम वाले, फॉर्म 15H 60 साल से ज्यादा वाले। लेकिन दोस्तों ये तभी आप दे सकते हैं 60 साल से कम वाले, इनकी इनकम 4 लाख से कम है, लेकिन सीनियर सिटीजन 12 लाख रुपए तक ये फॉर्म 15H दे सकते हैं। हर साल आपको देना पड़ेगा अगर आपका ब्याज इससे ज्यादा आता है। आप चाहते हैं कि फॉर्म भी नहीं देना और TDS भी ना कटे तो आप अलग अलग बैंकों में FD कराएं दोस्तों। अलग अलग बैंक में FD कराने के क्या फायदे हैं डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है। और दोस्तों सेविंग इंटरेस्ट ओल्ड टैक्स रिजीम में 10,000 का माफ है, बाकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। यहाँ पे कोई छूट नहीं है, लेकिन 12 लाख रुपए तक नॉर्मल इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। FD का ब्याज दोस्तों 50,000 रुपए तक का सीनियर सिटीजन को माफ है, लेकिन उसके अलावा ज्यादा हो जाता है तो 5 लाख के बाद ही आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों FD का ब्याज न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप जाते हैं, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 5 लाख की जगह 12 लाख रुपए तक माफ है। अब दोस्तों सेक्शन 194A TDS कटेगा, वो सिर्फ FD पर कटेगा, सेविंग पर नहीं कटेगा। ITR भरनी जरूरी है, ओल्ड में अगर 2.5 लाख है, न्यू में अगर 4 लाख रुपए है। टैक्स फ्री लिमिट ओल्ड में 5 लाख है, न्यू में 12 लाख है। दोस्तों टैक्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ FD का या सेविंग का इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। ऑनलाइन ASTS 26S में ये शो हो जाने वाला है। तो दोस्तों प्लीज एक बार तो कम से कम आप ये फॉर्म जरूर चेक करें। किसी प्रोफेशनल की आपके पर्सनल CA होने चाहिए जो आपको हर एक चीज के ऊपर गाइड करते रहें। ऐसा केस नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूं दोस्तों। लीगल रहेंगे, लॉयल रहेंगे, प्रॉपर ITR बनेंगे, बिना मतलब के लेन देन नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक व्यक्ति दोस्तों जिसका 60,000 रुपए का 1 साल में FD का ब्याज आता है और उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो क्या उसका TDS कटेगा? कटेगा तो कितना % कटेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कहते थे कि दोस्तों हमारा तो सेविंग के ब्याज पे टैक्स लगता ही नहीं है। दोस्तों सेविंग के ब्याज में आप सेविंग खाते के अंदर सेल ले सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, गिफ्ट ले सकते हैं या अपने एक्सपेंस का रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ सकता है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।